अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी पहले भी किताब में आ चुका है, आई थिंक बुक 3 में आया था। तो वो एक और सेक्शन लिया था उन्होंने उस नावल का, ये एक दूसरा सेक्शन लिया है उस नावल का। तो बहुत मशहूर कहानी है, एना स्वेल ने लिखी है और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि एक काफ़ी पुराने ज़माने का एक नावल है जो कि आज तक बहुत मशहूर है, बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक घोड़े की कहानी है और वो अपनी ज़बानी सुना रहा है। अक्सर बच्चों ने पढ़ी भी ही होगी और इसके बहुत सारी इसकी वर्जन्स मौजूद हैं, इसमें कहाँ कार्टून्स भी मौजूद हैं, मूवीज़ भी मौजूद हैं, तो आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एक बीच का हिस्सा है एक कहानी का, तो वो एक कहानी चल रही है कि क्या हुआ था, क्या चल रहा था। तो छोटा सा यूनिट है, तो हम शुरू करते हैं। This excerpt is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, who lived between 1820 to 1878. ये एक्सेप्ट, ये टुकड़ा जो लिया गया है वो लिया गया है एक नावल से जिसका नाम है ब्लैक ब्यूटी, जो कि एना सिवेल ने लिखा था, जो 1820 से 1878 तक जिंदा रही। द स्टोरी इज़ अबाउट अ हॉर्स, ये कहानी एक घोड़े के बारे में है। एंड यू विल सी दैट दिस शॉर्ट पीस You will see from this short piece that the story is told by a horse. और आप देखेंगे इस छोटे से टुकड़े से जो हमने निकाले उस कहानी में से कि कहानी जो है वो एक घोड़े की ज़बानी सुनाई जा रही है। This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. इस पैसेज में ख़ास तौर पे इस पैसेज में इस बारे में बात हो रही है, इस सवाल का जवाब देने की है, इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि ब्लड स्पोर्ट्स, जैसे कि शिकार जिसको हम कहते हैं, विच इज़ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एज अ स्पोर्ट, जंगली जानवरों को शिकार के तौर पे, एक खेल के तौर पे कत्ल करना या उनको शिकार करना, उसके बारे में ये पैसेज जो है बात करेगा। द पर्टिकुलर पैसेज डील्स विद, ये ख़ास जो आपके लिए चुना गया पैसेज वो बात करेगा इस मामले में, किस मामले में, कि वो जवाब दे सके इस सवाल का कि कैसा है जानवरों को का शिकार करना शौकिया। एज अ स्पोर्ट को आप शौकिया भी कह सकते हैं। ठीक है, इवन टुडे दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ ऑन विच द पब्लिक इज़ मच डिवाइडेड। आज के दिन भी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी बात है जिस पे कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय मौजूद है। कुछ कहते हैं कि कर सकते हैं, कि मसला नहीं है, कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बड़ा जुल्म है जानवरों पर, वगैरह वगैरह। बिफोर आई वॉज 2 years old, इससे पहले कि मैं 2 साल का होता, यानी मैं 2 साल के होने से पहले की बात है, A circumstance happened which I have never forgotten. कुछ ऐसे हालात हुए कि जो मैं आज तक नहीं भूल सका। It was early in the spring. ये बाहर के मौसम के शुरू के दिन थे। There had been a little frost in the night and a light mist still hung over the woods and the meadows. तो बाहर के शुरू के दिन थे, यानी अभी सर्दी ठीक से गई नहीं थी। तो क्या मौसम था कि कुछ जमा सा माहौल था रात के वक्त ना, जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो जो चीज़ें होती हैं उन पे हल्की हल्की सी बर्फ़ जम जाती है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। एक तो होता है ना बर्फ़बारी होना, बर्फ़बारी नहीं हो रही थी लेकिन सर्दी इतनी थी रात में कि कुछ थोड़ी सी बर्फ़ जम गई थी पत्तों के ऊपर और घास पर और जो भी आउटडोर चीज़ें थी उनके ऊपर। ख़ासतौर पर ऐसी चीज़ें जो नम होती हैं उनके ऊपर हल्की हल्की सी बर्फ़ जम जाती है, तो उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। और अ लाइट मिस्ट, हल्की सी एक धुंध सी मौजूद थी। स्टिल हंग ओवर दी वुड्स एंड मेडोज़, अभी भी मौजूद थी। हंग ओवर इसलिए कह रहे हैं कि हंग ओवर का वैसे तो मतलब होगा ना कि लटका हुआ होना, तो चूँकि मिस्ट या धुंध जो है वो ऊपर से आती है और वो ऐसा लगता है कि वो ठहरी हुई है। एक दबीज़ सा बादल है जो कि आसमान से उतर के, शायद जैसा लगता है कि आसमान से उतर के नीचे आ गया है और वो जो है वो पूरे इलाके में घूम रहा है और ठहरा हुआ है। तो अभी भी, हालांकि दिन के वक्त आहिस्ता से ऐसे सूरज निकलता है ना, तो मिस्ट जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, धुंध डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन दिन भी निकल आया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ी धुंध जो है वो मौजूद थी, जंगल में भी और चरागाह में भी। ठीक है, एंड I and the other colts were feeding at the lower part of the field when we heard, quite in the distance, what sounded like the cry of dogs. मैं और दूसरे जो घोड़े के बच्चे थे, हम कुछ खाना खा रहे थे, यानी चर रहे थे उस मैदान के निचले हिस्से में। ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात यूँ ऐसे करके कुछ पहाड़ी सा इलाका होता है, तो निचले हिस्से में
हम चल रहे थे कि जब हमने सुना काफ़ी दूर से एक आवाज़ आ रही थी जो कि सुनने में महसूस हुआ जैसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। अब क्राई का मतलब तो चीखना या रोना होता है, लेकिन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया इस तरह से, क्राई ऑफ द वुल्फ, क्राई ऑफ द डॉग्स, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ दूर से आ रही थी। द ओल्डेस्ट ऑफ द कोल्स रेज्ड हिज हेड, जो हम घोड़े के बच्चों में सबसे बड़ा था उसने अपना सर उठाया, प्रिक्ड अप हिज ईयर्स, अपने कान खड़े किए, एंड सैडो कहने लगा, दे आर दी हाउंड्स, अरे वो रहे शिकारी कुत्ते, एंड इमीडिएटली कैंटर्ड ऑफ followed by the rest of us, और फ़ौरन ही जो है ना वो भाग निकला, हम सब उसके पीछे पीछे भागे, टू दी अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, उस जगह पे जो कि उस मैदान की थोड़ा ऊपरी हिस्सा था, ठीक है, ऊपर की तरफ, वे वी कुड लुक ओवर दी हैज एंड सी सेवरल फील्ड्स बियॉन्ड, चूँकि वो थोड़ा सा ऊंचा था वो जगह, तो उसकी वजह से हम जो हमारी जो चरागाह थी उसके चारों तरफ जो हैज थी, जो झाड़ियों की उन्होंने एक या डमडम की उन्होंने बनाई हुई थी रोक, जिसकी जिसकी बाउंड्री सी बनाई हुई थी जिसके पार घोड़े ना जा सके, तो चूंकि हम थोड़े से ऊंची जगह पे जाके खड़े हो गए थे तो हम उस हैज उस बाउंड्री के बाहर देख सकते थे आगे दूर तक, कई कई खेत कई मैदान आगे तक हम देख सकते थे उस ऊपर की जगह पे चढ़ जाने की वजह से। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट, मेरी अम्मा और एक पुराना घोड़ा, एक बूढ़ा घोड़ा कह लें, जो कि मेरे मास्टर का राइडिंग हॉर्स था, यानी मेरे मास्टर उस पर सवारी किया करते थे, या हमारे मास्टर उस पर सवारी किया करते थे, वो भी वहाँ करीब ही खड़े थे और उनको तो ऐसा लगता था कि जो भी चल रहा है उसके बारे में सब पता है, ठीक है। दे हैव फाउंड अ हेयर सैड माई मदर, लगता है उनको कोई खरगोश मिल गया है, मेरी अम्मी ने कहा, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, और अगर वो इस तरफ आए तो हम देखेंगे कि शिकार कैसे होता है। तो क्या होता है जी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं बैकग्राउंड, कि शिकारी शिकार करने का जब शौकिया शिकार करते हैं तो अपने साथ कुछ कुत्ते रखते हैं, वो हाउंड्स होते हैं, और हाउंड्स क्या करते हैं, वो सूंघते हैं कि जिस शिकार के पीछे इनको जाना है वो शिकार किधर है। फॉर एग्जांपल खरगोश का शिकार करना है तो खरगोश के छुपने की जगहों को ढूंढते हैं, जहाँ उनको खरगोश नज़र आता है उस तो ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। तो सारे शिकारी जो हैं वो समझ जाते हैं कि जहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं वहीं जाने की ज़रूरत है, तो वो सब अपने घोड़ों वोड़ों पर सवार होते हैं या कोई पैदल भी होते हैं तो उनके पीछे पीछे भागते हैं, और अगर खरगोश अपनी जगह से भागता है तो कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो यूँ कुत्तों की आवाज़ जो है ना वो बताती रहती है कि खरगोश कहाँ जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है, और वो मौके पे पहुँच के फिर उसका शिकार करते हैं। तो यूँ वो जो हाउंड्स हैं, वो जो कुत्ते हैं, उनकी आवाज़ जो है इस बात का इशारा कर रही है कि करीब ही शिकार मौजूद है। एंड soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours, और जल्दी जो है वो कुत्ते जो हैं वो ऐसी चीर फाड़ करते हुए आ रहे थे वो जवान गंदम की पौधों के अंदर, जो उस खेत में जो कि हमारे खेत के बराबर में ही था। अच्छा, जवान गंदम का क्या मतलब हुआ, मतलब अभी ज़रा बड़ी हुई है, पूरी तरह से नहीं खिल गई, यानी गंदम का पौधा अपने पूरे जोबन पे नहीं है, फुल बड़ा नहीं हो गया, बल्कि अभी बड़ा हो रहा है, ठीक है, अभी मिड साइज़ में है। तो यंग व्हीट का मतलब हुआ कि अभी गंदम पूरी तरह से नहीं पक्की, अभी अभी उसमें बाकी है गुंजाइश कुछ, तो समझ लें कि तकरीबन आधे साइज़ के पौधे गंदम के। तो उनके दरमियान वो घुसते चले आ रहे थे। टेयरिंग डाउन का मतलब हुआ कि चीज़ को उखाड़ के फेंकना, एक्चुअली उखाड़ के नहीं फेंक रहे होते, लेकिन चूंकि वो कुत्ते ऐसे जोश में और गुस्से में घुस रहे होते हैं तो बहुत से पौधे उनके पाँवों तले मसल रहे होते हैं, तो इसको उन्होंने इस बात से, इस जुमले से रिफ्लेक्ट किया है कि टेयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग वीट, कि वो जो अभी पूरी तरह से पक्की हुई नहीं थी गंदम के पौधे, उन पौधों को मसलते हुए आगे घुसते हुए चले आ रहे थे हमारे बराबर वाली खेत में। आई नेवर हर्ड सच अ नॉइज़ एज दे मेड, मैंने कभी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी थी जैसी आवाज़ें वो निकाल रहे थे, जैसा शोर मचा रहे थे। दे डिड नॉट बार्क नॉर हाउल नॉर वाइन बट केप्ट ऑन यो यो ओ यो यो एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, वो भौंक नहीं रहे थे, भाव 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 नहीं कर रहे थे, ना हाउल कर रहे थे आओ ऐसे भी नहीं कर रहे थे, ना वाइन कर रहे थे एव 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 करके जो कुत्ते करते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसी सी आवाज़ निकाल रहे थे, हु 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 ऐसे करके भौंक रहे थे ख़ास स्टाइल से। ये वो स्टाइल है जिससे कि शिकारी के पता चल जाता है कि ये पीछे लग पड़े हैं किसी जानवर के। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, अपने अपनी आवाज़ों पूरी ऊंची ऊंची, जितनी ऊंची आवाज़ निकाल सकते थे उतनी ऊंची आवाज़ निकाल रहे थे।
ठीक है, नहीं जितना ज़ोर ज़ोर से इस तरह से आवाज़ें निकाल सकते थे उतना ज़ोर से निकाल रहे थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्स बैक, और उनके पीछे बहुत से लोग आए घोड़ों पे सवार। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, कुछ ने उनमें से कुछ ने सब्ज़ रंग के कोट्स पहने हुए थे। ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड, और सभी जो हैं वो उतनी जितना तेज़ घोड़ों को भगा सकते थे उतना तेज़ भगा रहे थे। The old horses snorted and looked eagerly after them, और and we young colts wanted to be galloping with them. वो जो बूढ़े घोड़े थे हमारे साथ, बूढ़े कह लें या हमसे उम्र में ज़्यादा कह लें, दोनों ही में ओल्ड आएगा, तो जो हमसे ज़्यादा उम्र के घोड़े थे उन वो थोड़ा सा हिनहिनाए, हल्का सा स्नॉर्ट किया, और बड़े बड़े ही दिलचस्पी से देख रहे थे उन इन सबको, जो ये सब कुछ हो रहा था, जो दूसरे घोड़े भागते हुए आ रहे थे। एंड वी यंग कोल्ट्स, और जो हम नौजवान घोड़े थे, हमारा दिल चाहा था कि वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम, कि हम भी उनके साथ दौड़ते फिरें या तेज़ी से छलांगे मारते हुए दौड़ें। गैलप जो होती है वो तेज़ दौड़ होती है घोड़े की। बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, लेकिन बहुत ही जल्द वो खेतों में नीचे की तरफ काफ़ी दूर निकल गए। Here it seemed as if they had come to a stand, और यहाँ आके ऐसा लगा कि वो रुक गए हैं। The dogs left off barking, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, and ran about every way with their noses on the ground, और इधर उधर उन्होंने हर तरफ दौड़ना शुरू किया अपनी नाक ज़मीन पे रखकर, मतलब सूंघना शुरू कर दिया कि कहाँ छुप गया शिकार, कहाँ छुप गया। वो वहाँ कहीं जाके छुप गया होगा खेतों के बीच में, तो अब कुत्तों ने जो है वो सूंघना शुरू किया कि कहाँ छुपा हुआ है। They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. शायद उनसे उस जो खरगोश है उसकी खुशबू अब उनको नहीं आ रही। लॉस्ट द सेंट का मतलब क्या हुआ कि कुत्ते जो हैं वो जानवर का जो पीछा करते हैं वो उसकी खुशबू सूंघ के करते हैं, क्योंकि कुत्तों की सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो जब तक उनको किसी जानवर की खुशबू आती रहती है उसके पीछे 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 भागते रहते हैं। अगर उनसे मिस हो जाए वो खुशबू, इफ़ दे लूज़ द सेंट, क्या मतलब हुआ कि अगर वो खुशबू उनसे मिस हो जाए, अब उनको नहीं आ रही हो, तो फिर वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ गई भाई, कहाँ से खुशबू आ रही है। जैसे वो खुशबू दोबारा आती है फिर भौंकना शुरू कर देते हैं और फिर उसके पीछे भी लग जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शायद उनसे वो खुशबू मिस हो गई है, तो शायद अब वो खरगोश बच जाए। वॉट हेयर, कौन सा, कहाँ है, कौन सा खरगोश, आई सेड, मैंने कहा, ओह आई डोंट नो वॉट हेयर, likely enough it may be one of our own hares out of the woods, and here they can find it will do, any hare they can find will do for the dogs and men to run after. तो कौन से खरगोश की बात हो रही है ये? तो उनकी अम्मी ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन से खरगोश की बात हो रही है, ज़्यादातर चांस यही है कि ये उन्हीं खरगोशों में से एक है जो हमारे जंगल के करीब होते हैं। इट मे बी, शायद चांस यही है कि वन ऑफ आवर ओन हेयर्स आउट ऑफ द वुड्स, जो हमारे करीब के जंगल में ही पाए जाते हैं, उन्हीं खरगोशों में से कोई एक है ये। और वैसे तो इन लोगों को, जो कुत्ते और जो लोग जो उसके पीछे भाग रहे हैं, जो शिकार करना चाहते हैं, इन लोगों को कोई भी घोड़ा, कोई भी खरगोश चलेगा, जो भी खरगोश इनको मिल जाए इनके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि शिकार के लिए निकले ना, बस खरगोश होना चाहिए, कहीं से भी आया हो। एंड बिफोर लॉन्ग, और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, द डॉग्स बिगेन देयर यो अगेन, और इससे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, कुत्तों ने दोबारा से वो अपने ख़ास अंदाज से भौंकना शुरू कर दिया, ऊ करके। एंड बैक दे केम ऑल टुगेदर एट फुल स्पीड, और फिर वो सब वापस आए अपनी पूरी रफ्तार से भागते हुए, मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो एट द पार्ट वेयर द हाई बैंक एंड हेज ओवरहैंग द ब्रुक, और सीधा हमारे जो चरागाह थी उसकी तरफ वो अपने उनका रुख था घोड़ों का, और उसी हिस्से तक वो आए जहाँ पे कि काफ़ी ऊंचा सा किनारा था दरिया का, और जो नदी सी जा रही थी, उस नदी के एक तरफ जो हमारी हेज थी वो ओवरहैंग कर रही थी। ओवरहैंग का मतलब ऊंची होकर लटकी हुई थी नदी की तरफ। तो कुछ ऐसा सा सीन होगा, जैसे कि इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा, मैं आपको बताता हूँ कि कहीं कहाँ बनाऊँ। हाँ, यहाँ बनाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नदी बह रही है, ठीक है, तो ये नदी का किनारा है, और यहाँ पे जो है वो इनकी हेज है, जो इनकी बाड़ सी लगी हुई है, उसमें कुछ पौधे वौधे भी उगे हुए हैं, जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं, वो ऐसे लटकी हुई सी हैं उस ब्रूक यानी उस नदी के किनारे। तो इसको कहेंगे ओवरहैंगिंग। और यहाँ कहीं एक घोड़े मौजूद हैं,
ठीक है, यहाँ घोड़े मौजूद हैं और यहाँ पे शिकारी जो हैं वो सीधा इस तरफ आ रहे थे। ठीक है, सो मेकिंग स्ट्रेट फॉर आवर मेडो, बिल्कुल हमारे मेडो की तरफ मुंह करके सीधा सीधा भागते हुए आ रहे थे। एट द पार्ट, उस हिस्से में जहाँ पे के किनारे काफ़ी ऊंचा था दरिया का। दरिया के बाज़ किनारे होते हैं बिल्कुल दरिया के पानी के साथ लगे हुए होते हैं, और बाज़ जगह दरिया किनारा थोड़ा ऊंचा होता है, स्टीप होता है थोड़ा सा, और वहाँ जहाँ पे के हेड जो है वो उस नदी के ऊपर लटक रही थी। नाउ वी शैल सी द हेयर, अब हमें वो खरगोश नजर आएगा, सेड माय मदर, हमारी अम्मी ने कहा। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रश्ड रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, और बिल्कुल उसी वक्त जो है ना एक खरगोश नज़र आया जो खौफ के मारे बिल्कुल दीवाना हुआ हुआ था। वो भागता हुआ निकला और उसने कोशिश की कि जंगल में घुस जाए। मेड फॉर द वुड्स, जंगल में घुस घुस गया वो। ऑन केम द डॉग्स, और फिर पीछे आए कुत्ते। दे बर्स्ट ओवर द बैंक, leaped the stream and came dashing across the field, तो पीछे से कुत्ते आए और वो बिल्कुल ऐसा निकला, छलांगे मार मार के जो है वो दरिया के किनारे में से दरिया में कूद पड़े या नदी में कूद पड़े, और नदी के ऊपर से भी छलांगे उन्होंने मार ली। लीप द स्ट्रीम, नदी को छलांगे मार मार के क्रॉस कर लिया। तो बहुत गहरी नदी नहीं थी या बहुत चौड़ी नहीं थी, इतनी थी कि कुत्ते छलांग मार के उसको क्रॉस कर सकते थे। तो उन्होंने जो है वो उस किनारे से पीछे जो कुछ झाड़ियाँ या कुछ पौधे उगे हुए थे, एकदम से अचानक से कोई चीज़ नमूदार होती है तो उसको हम कहते हैं बर्स्ट इनटू या बर्स्ट आउट ऑफ। ठीक है, तो अगर वो कुत्तों की आवाज़ तो आ रही थी, कुत्ते नज़र नहीं आ रहे थे, तो कुत्ते अचानक से वो पौधों के बीच में से छलांग मार के निकले और उन्होंने एक और जंप लगाई और वो नदी को क्रॉस कर लिया उन्होंने जंप लगा के। ठीक है, एंड केम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और भागते हुए वो खेत के को अक्रॉस करने के लिए दौड़ पड़े। फॉलोड बाय द हंट्समैन, और उनके पीछे पीछे वो शिकारी भी आ रहे थे। 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs, और 6 या 8 लोग थे जिनके घोड़ों ने भी छलांग लगाई बड़ा ही सफाई के साथ ना। ज़ाहिर है वो एक झरना था, तो झरने के अंदर पाँव रखने के बजाय उन्होंने किनारे पे पहुंचे तो छलांग लगा के वो किनारा क्रॉस कर लिया। और क्लोज अपॉन द डॉग्स, और वो कुत्तों के बिल्कुल पीछे पीछे ही आ रहे थे। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, उस खरगोश ने कोशिश की कि वो जो फेंस थी हमारी उसमें से घुस सके, उसके अंदर से आ सके अंदर। इट वॉज टू थिक, वो जो हमारी बाड़ लगी हुई थी उसमें से घुस सके, लेकिन वो काफ़ी घनी थी, उसमें से घुसना मुश्किल हो रहा था। एंड शी टर्न शार्प अराउंड टू मेक फॉर द रोड, तो फिर वो उसने जल्दी से वो मुड़ी कि वो सड़क की तरफ मुड़ जाए, सड़क की तरफ पहुंच जाए। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी। अच्छा, वो मादा खरगोश थी, खरगोशनी थी। बट इट वॉज टू लेट, अब काफ़ी देर हो गई थी। डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, कुत्ते बिल्कुल उस तक पहुंच चुके थे, उसके सर पे पहुंच गए थे जिसको हम कहते हैं ना, और वो अपनी जो बड़ी जंगली अंदाज में भौंक रहे थे अपनी भौंकों के साथ। वी हर्ड वन श्रीक, हमने एक चीखने की आवाज़ सुनी। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हर, और यही बस उसका अंजाम था, यहाँ पे वो ख़त्म हुई। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड विप्ड ऑफ द डॉग्स, एक हंट्समैन जो है वो अपना घोड़ा बढ़ा के वहाँ तक पहुँचा और कुत्तों को जो है वो विप मार के, डंडा मार के, या वो जो उनका चाबुक है ना, चाबुक मार के हटाया वहाँ से। Who would soon have torn her to pieces, जो कि अगर ना हटाता तो उसको वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, उसकी चीर फाड़ के रख देते उसको, क्योंकि कुत्ते शिकारी कुत्ते थे और शिकार के जोश में जब कुत्ते होते हैं उनको कोई शिकार मिल जाए तो फिर उसको भंबोड़ डालते हैं, उसको वो चीर फाड़ कर देते हैं। तो इस शिकार को उन्होंने दबोच तो लिया था, लेकिन वो हंट्समैन फ़ौरन वहाँ पहुँच गया कि बस अब तुम इसकी जान छोड़ो, उसने कि कहीं कुत्ते ही ना खा जाए ना, शिकार उन्होंने करना था, खा कुत्ते गए। तो अपना चाबुक वाबुक मार के कुत्तों को हटाया, जो कि बहुत जल्द उसको टुकड़ों टुकड़े कर देते अगर उनके पास रहती तो। ही हेल्ड अप द रैबिट एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्ड वेल प्लीज, तो उन साहब ने फिर वो खरगोश ऊपर उठा के रख दिखाया सबको, और तमाम जो वो लोग थे, जो जेंटलमैन थे, वो बड़ा खुश महसूस हो रहे थे, बड़े खुश दिख रहे थे। एज़ फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, आई वॉज सो स्टॉनिश्ड दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी व्हाट वाज गोइंग ऑन बाय द ब्रुक, मैं तो इतना हैरान था कि मैं ठीक से देख ही ना सका कि ये नदी के किनारे चल क्या रहा है। बट व्हेन आई डिड लुक, लेकिन जब मैंने देखा, देयर वाज अ सैड साइट, तो बड़ी अफसोसनाक नज़ारा था। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, वन वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम एंड द अदर वाज ग्रोनिंग इन द ग्रास, दो अच्छे खासे घोड़े थे वो तो बिल्कुल गिर ही गए थे,
और एक तो बहुत ही मुश्किल से चल रहा था उस नदी के अंदर, और दूसरा जो है वो घास पे कर्रा रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड। एक जो राइडर था, एक जो उस पे सवार था, वो पानी में से बाहर आ रहा था, मतलब वो लुढ़क गया होगा घोड़े पे से, पानी में से बाहर आ रहा था और पूरा कीचड़ में भरा हुआ। एंड अदर्स ले क्वाइट स्टिल, बाकी जो है बड़े खामोशी से लेटे हुए थे। हिज नेक इज ब्रोकन सेड माई मदर, इसकी तो गर्दन टूट गई है बेचारे की, मेरी अम्मी ने कहा। एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोल्ट, और ये तो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, एक घोड़े के बच्चे ने कहा। आई थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, मैंने भी ऐसे ही सोचा कि हाँ अच्छा हुआ उसके साथ अगर उसकी गर्दन टूट गई है तो, लेकिन हमारी अम्मा ने हमारा साथ नहीं दिया इस बारे में। वेल नो, नहीं ये ऐसा नहीं है, शी सैड, उसने कहा, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट से दैट, तुमको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन and heard a great deal, I never yet could make out why men are so fond of this sport. तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हालांकि मैं अब एक अच्छी उम्र की घोड़ी हो गई हूँ और मैंने बहुत बहुत चीज़ें देख रखी हैं दुनिया में, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं सकी कि लोग इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं, उनको इसमें इतना मज़ा क्यों आता है। दे ऑफन हर्ट देमसेल्व्स, वो खुद अपने आप को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाते हैं इस खेल में, खुद भी चोट खाते हैं। ऑफन स्पॉइल गुड हॉर्सेस, अक्सर अच्छे खासे घोड़े जो है ना वो ख़राब कर देते हैं उन घोड़ों को। घोड़े ख़राब कैसे होते हैं कि कहीं स्ट्रीम में छलांग लगाई, जैसे भी दो घोड़ों ने जल्दी जल्दी में छलांग तो लगा ली, लेकिन किसी की टांग टूट गई, किसी का पाँव मुड़ गया, तो घोड़ा बहुत अरसे तक अगर टांग ज़ख्मी हुई घोड़े की तो बाद में जाके तो भाग ही नहीं सकेगा, और जो घोड़ा भाग ना सके वो किसी काम का ही नहीं होता। एंड टेयर अप द फील्ड्स, और वो अक्सर खेत भी ख़राब कर देते हैं, खेतों को भी तबाह करते हैं। ऑल फॉर अ हेयर, और ये सब कुछ सिर्फ एक खरगोश की खातिर, और अ फॉक्स, या एक लोमड़ी की खातिर बस, और अ स्टैग, या फिर एक हिरन की खातिर। दैट दे कुड गेट मोर इजीली सम अदर वे, जो कि वो बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं किसी और तरीके से भी। बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, लेकिन हम तो सिर्फ घोड़े ही हैं ना, तो हम नहीं जानते कि ऐसा इंसान है क्यों, इंसान ऐसे क्यों हैं, ऐसा क्यों करते हैं। एन.एस. सिविल ने यहाँ पे चैप्टर ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो बस एक सीन था जिसमें कि कुछ शिकारी शिकार कर रहे थे, उस शिकार को होते हुए इन्होंने देखा और फील किया कि इंसान किस तरह से खुशी महसूस करते हैं छोटे जानवरों को शिकार करते हुए। तो उस सीन पे पूरा एक चैप्टर आ गया, और अब इसके सवाल जवाब की बारी आ गई, ठीक है। तो सवाल करने से पहले मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ, अभी भी वही बात कहूँगा। वो बात क्या है जनाब, कि हम चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम में जाएं तो आपको सवालों के जवाब याद करने की ज़रूरत ही ना हो, आप बग़ैर याद किए एग्ज़ाम में चले जाएं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मैं आपको सवाल अच्छे से समझा दूंगा, जवाब आपको खुद लिखने होंगे। जब आप जवाब खुद लिखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी बेशी होगी, यकीनन वो आप किसी टीचर से करेक्ट करवा लेंगे। जब टीचर वो जवाब करेक्ट करेंगी तो आप अगले चैप्टर को उस करेक्शन की रोशनी में सॉल्व करेंगे खुद से, उसमें पहले से बेहतरी होगी, फिर वो चेक करवाएंगे, उसमें कुछ गलतियाँ निकलेंगी, फिर उससे अगला चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे। यूँ चैप्टर बाय चैप्टर आप इम्प्रूव करते जाएंगे, यहाँ तक कि जब बुक ख़त्म होगी तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि किस चैप्टर में क्या था, और सारे जवाब आपने खुद अपने हाथों से लिखे होंगे, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, है ना। और आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा कि अब मैं आइंदा भी कोई बुक पढ़ूंगा तो मैं खुद से उसके जवाब सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जवाब आप खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने अपना ईमेल एड्रेस इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि आप जो है वो मुझसे चाहें तो मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं कि ये मैंने जवाब लिखा है, बताइए जी कैसा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, सवाल सॉल्व करने का तरीका ये होगा जनाब कि आप एक साथ सारे सवाल ना सुनिएगा, बल्कि पहला सवाल सुन के पॉज कर दीजिएगा, फिर उसका जवाब लिखिएगा, फिर दूसरा सवाल सुनिएगा, फिर पॉज कीजिएगा, फिर जवाब लिखिएगा, फिर तीसरा सवाल सुनिएगा। क्योंकि अगर आप एक साथ सारे सवाल सुन लेंगे तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि आप पहले सवाल में क्या बताया था वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द हॉर्स सेज माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स seem to know all about it. What was it that they knew about and how did they know? तो कह रहे हैं कि मेरी अम्मी और एक घोड़ा उनको पता था सब कुछ कि क्या चल रहा है। तो सवाल ये है कि उनको क्या पता था और उनको कैसे पता था। तो सवाल तो आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसको आपको अपने अल्फाज में ही लिखना है पूरा, क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं कि आपको कितना अंदाज़ा है कि क्या बात चल रही है।
तो जवाब कैसे शुरू होगा? तो जवाब यूँ शुरू कर सकते हैं कि द ओल्ड हॉर्स एंड द मदर, या द ओल्ड हॉर्स एंड हिज मदर न्यू ऑल अबाउट द हंटिंग ऑफ द हेयर। ऐसे शुरू कर सकते हैं कि उनको जो खरगोश था उसके शिकार के बारे में सब कुछ पता था। तो सवाल है कि what was it that they knew about, वो क्या चीज़ थी जिसके बारे में उनको पता था? hunting all about knew all about hunting of the hare and the way the dogs were chasing after the hare। तो ये इस तरह के कुछ जुमलों से आप स्टार्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इनको कैसे पता चला ये सब कुछ। तो आप यूँ कह सकते हैं कि दे कुड हैव नोन, उनको ये ऐसे पता चला होगा कि, और फिर आप आगे बताएं कैसे पता चला होगा कि शायद वो भी किसी ज़माने में इसी तरह की कोई किसी उसमें रेस में या किसी शिकार में हिस्सा ले चुके हों। हो सकता है अपनी जवानी में उन्होंने भी इसी तरह से कुछ शिकार करने के लिए अपने मालिकों का साथ दिया हो, या मालिकों ने उनको इस्तेमाल किया हो शिकार करने के लिए। तो ये वाली बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं या फिर ऐसा हुआ होगा क्योंकि वो लोग काफ़ी अरसे से ज़िंदा हैं, तो इससे पहले भी कई दफ़ा शिकार किया होगा लोगों ने जिसको कि उन्होंने देखा होगा, जिसकी वजह से उनको ये सब कुछ पता है। ये दोनों बातें यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, तो अब जवाब लिखिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगेन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। ये बात मैंने समझाई थी आपको, लेकिन अब जवाब की सूरत में देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। कुत्तों ने भौंकना क्यों बंद कर दिया था और अपनी नाकें ज़मीन पर रख के इधर उधर क्यों वो दौड़ रहे थे? तो क्या जवाब है और कैसे शुरू किया जाएगा? तो चूँकि सवाल में डिड है तो फिर आप भी जो है पास्ट टेंस में जवाब लिखेंगे। द डॉग्स स्टॉप्ड बार्किंग एंड बिगैन टू रन अबाउट विद देयर नोजेस टू द ग्राउंड। ऐसे यहाँ से शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि क्या हुआ था भाई, मैंने क्या बताया था? क्योंकि उनसे खरगोश की जो स्मेल थी, या खरगोश उनसे खो गया था। दे हैड लॉस्ट द सेंट वाली बात हुई थी ना, तो उनसे खरगोश खो गया था और वो कोशिश कर रहे थे कि खरगोश की खुशबू उनको दोबारा मिल जाए ताकि वो फिर उसके पीछे भाग सकें, या ये पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा हुआ है ताकि फिर उसके पीछे भाग सकें। सही है, अब ये आप लिखिए यहाँ पे। जब लिख लें तो फिर जब तक पॉज कर दें, उसके बाद फिर अगले भी आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर सी, विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू जॉइन द हॉर्सेस ऑन द हंट। कौन सी लाइन से पता चलता है? विच दे हैड, व्हाट डिड दे विश टू जॉइन इन विद। कौन सी लाइन से पता चलता है कि कुछ घोड़े जो हैं वो इस हंट में शामिल होना चाहते थे? ठीक है, और व्हाट डिड दे विश टू जॉइन इन विद, किस तरह से वो ज्वाइन करना चाह रहे थे? तो देखें पीछे जवाब मौजूद है, आपको अगर याद हो पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब वो भाग रहे थे तो कुछ घोड़े तो कहाँ हैं ये जनाब, पीछे बस लीव एयरमैन लीव, पिछले वाले पेज पे था शायद, पिछले पेज पे था। एक मिनट में वहाँ देख के बताता हूँ आपको, एग्जैक्टली पैराग्राफ दिखा दूँ ना आपको, फिर आपको सही समझ में आएगा। ये रहा है, वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलपिंग विद देम। ठीक है, हम जो कुछ नौजवान घोड़े थे वो भी उनके पीछे दौड़ के भाग के जाना चाहते थे, और जो ओल्ड हॉर्सेस थे वो भी काफ़ी ईगर लग रहे थे उनके साथ, उनको देखकर जो दूसरे घोड़े भाग रहे थे। तो जवाब पे आते हैं। तो जवाब ऐसे शुरू करेंगे, द लाइन्स दैट टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू जॉइन द हॉर्सेस ऑन द हंट आर। ऐसे शुरू करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और फिर वो लाइन लिख देंगे जो मैंने पीछे दिखाई है ना, ये रही वो लाइन, द ओल्ड हॉर्सेस नॉटेड, यहाँ से लेकर एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलपिंग आउट विद देम। ठीक है, तो ये लाइन आप बता देंगे। जब ये लाइन पूरी लिख लेंगे तो जवाब में ऐड करेंगे जो आखिर में उन्होंने पूछा है, व्हाट डिड दे विश टू जॉइन इन विद, दे विश टू जॉइन इन विद द गैलपिंग ऑफ द हॉर्सेस दैट वर हंटिंग। ये आप ऐड कर सकते हैं आखिर में।
ठीक है, लो तकरीबन ये तो पूरा ही बता दिया मैंने जवाब। ओहो, कोई ना कोई जवाब हर दफ़ा ऐसा हो जाता है जो मैं पूरा बता देता हूँ। चलें, फ़ायदा हो गया आपका। ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट। ये तो बहुत आसान सवाल है ना, कि वो खरगोश क्यों इतना ज़्यादा खौफजदा हुआ था। जवाब कैसे लिखेंगे, द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइट बिकॉज, और फिर आगे लिख दीजिए, क्योंकि जंगली कुत्ते, शिकारी कुत्ते उसके पीछे लगे हुए थे, और उनके पीछे जो है शिकारी अपने घोड़ों पर सवार, उसकी जान के दुश्मन उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने, उसको मारने के लिए आ रहे थे। ठीक है, अब देखें अभी कैसे लिखते हैं। ये लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड। वो खरगोशनी का अंजाम क्या हुआ बेचारी का। तो जवाब कैसे शुरू करेंगे जी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यूँ कर सकते हैं, द हेयर मेट हर एंड, ऐसे शुरू कर सकते हैं। एट द हेयर मेट हर एंड बाय द हाउंड्स, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। वो किस तरह से, एज व्हेन शी ट्राइड टू escape थ्रू द hedge was very thick, है ना। ये सारी बातें शुरू से पूरा किस्सा आप बना सकते हैं कि उसका अंजाम कैसे हुआ। तो उसका अंजाम उन कुत्तों के हाथों हुआ। वो ऐसे कि वो हैज में से गुजरना चाह रही थी जो काफ़ी मोटी थी, और उसके बाद उसने सड़क पे मुड़ना चाहा। ये पूरा किस्सा वहाँ लिखा हुआ है ना, उसने सड़क पे मुड़ना चाहा, लेकिन उस वक्त तक सारे कुत्ते उस तक पहुँच चुके थे, और फिर कुत्तों ने उसको पकड़ लिया और उसको भंबोड़ दिया, उसको जान से आखिरकार मार दिया। सही है, तो लिखिए इसको, देखें आप कैसे लिखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, वाई डिड दी हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स। हंट्समैन ने डॉग कुत्तों को वो हंटर मार के क्यों भगा दिया। तो दी हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स, डिड की वजह से क्या हो जाएगा, ये विप्ड हो जाएगा, पास में चला जाएगा। दी हंट्समैन विप्ड ऑफ द डॉग्स बिकॉज, क्यों कर दिया था भाई, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि कुत्ते जो हैं वो उसको टेयर अपार्ट कर दें, उसके टुकड़े टुकड़े कर दें उस खरगोश के। वो उसको सही सलामत अपने पास अपने साथ लेके जाना चाहता था। ठीक है, तो ये बात लिख दीजिए, तो किताब में जैसे लिखी हुई है वैसे ही आ जाएगी ऑलमोस्ट। लिख लें तो फिर अगले पे चलते हैं। जी, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश। वो जो नौजवान घोड़ा था वो क्यों इतना हैरतज़दा था, वो क्यों इतना हैरान हो गया था। तो जवाब कैसे लिखेंगे, द यंग हॉर्स वॉज एस्टोनिश्ड बिकॉज ऑफ दी, या बाय दी, किस वजह से था वो, क्योंकि जो नज़ारा उसने देखा था, घोड़ों को इतनी तेज़ी से भागते हुए, कुत्तों को आगे किसी खरगोश का पीछा करते हुए, ये सारा नज़ारा उसने ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैड सीन सच अ सीन। ठीक है, तो ये लिख दीजिए आप बात, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, पॉज कर लें। एच, ये मुश्किल सवाल हैं जी, देखते हैं कितने मुश्किल है। हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज दैट अ हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग इज टेलिंग द स्टोरी, बेस योर आंसर ऑन द पैसेज अलोन नॉट द इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करें, बल्कि जब जहाँ से कहानी शुरू हुई है वहाँ से देखते हुए बताइए कि हमें कैसे पता चला है कि कहानी कोई इंसान नहीं बता रहा बल्कि कोई घोड़ा बता रहा है। तो कहाँ से पता चला, मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ। तो शुरू यूँ करेंगे जब आपको, वी नो वी रियलाइज दैट इट इज़ अ हॉर्स दैट इज़ टेलिंग द स्टोरी नॉट अ ह्यूमन व्हेन वी रीड, और फिर कौन सी लाइन बताएंगे आप, आई एंड द अदर कोल्स वर फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, कि मैं और दूसरे घोड़े, तो मैं और दूसरे घोड़े चल रहे थे। तो इससे पता चल गया हमें कि घोड़ा ही है जो अपनी कहानी सुना रहा है। तो ये मुश्किल सवाल तो नहीं था, बल्कि ज़्यादा आसान था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अदर एनिमल अपार्ट फ्रॉम द हेयर सफर्ड ओवर हार्म ड्यूरिंग द हंट। कौन से दूसरे जानवर जो हैं वो खरगोश के अलावा उनको नुकसान पहुंचा और उन्होंने तकलीफ़ उठाई। तो आप कह सकते हैं, टू हॉर्सेस एंड अ मैन वर इंजर्ड और हार्म्ड ड्यूरिंग द हंट, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। टू हॉर्सेस एंड अ मैन वर इंजर्ड और हार्म्ड ड्यूरिंग द हंट। फिर आगे आपको तफसील भी बतानी, क्योंकि अब आप 7th क्लास का काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है वो कौन से घोड़े हैं, क्या तकलीफ़ उठाई थी, क्या हुआ था उनके साथ। तो आप बता सकते हैं कि क्या 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 हुआ था। वो एक जो है वो लंगड़ा रहा था, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, याद है ना। और कुछ जो है वो उनको एक की गर्दन टूट गई थी,
है ना, और जो है एक जो है वो लेटा हुआ था किसी वजह से तकलीफ़ में। तो ये सारी बातें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। सही है। तो यूँ ये सवाल हमने समझ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें आप चाहें तो वो ये भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं इस वाले सवाल में वैसे, कि कुत्तों को भी हो सकता है कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई नुकसान हुआ हो। ज़ाहिर है वो इतनी जिस जगह से छलांग लगाते वक्त घोड़े गिर गए, किसी घोड़े की टांग से कोई घोड़ा लंगड़ा रहा था, कोई पानी में गिर गया था, एक आदमी भी पानी में गिर गया था, एक आदमी की गर्दन टूट गई थी, एक आदमी तो जान से गया था ना। अ मैन वॉज किल्ड, सो हिज नेक हैड बीन ब्रोकन। तो इसके अलावा हम कुत्तों का इन्होंने जिक्र तो नहीं किया कि उनको कोई नुकसान हुआ, लेकिन जहाँ से बड़े बड़े घोड़ों को गुजरने में इतनी मुश्किल हुई, तो यकीनन कुत्तों ने जब वहाँ से छलांगें लगाई होंगी तो उनको भी कोई चोट पहुँची होगी, कोई नुकसान हुआ होगा। तो ये आप ऐड कर दें तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके आंसर का, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली आंसर, ये वाली बात बुक में नहीं लिखी, आप अपने तरफ से सोच के लिख रहे हैं, तो ये एक एडेड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, तो वो एक आदमी मर गया था, 2 घोड़े ज़ख्मी हुए थे और शायद कुछ कुत्तों को भी नुकसान पहुंचा हो। इस तरह से करके इसका जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और अभी भी कुछ ऐसी बात है जो कि आपको पूछनी है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। मज़ीद सवाल आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं जानने के लिए कि ये इसमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको वीडियो पीछे से रिवाइंड करके या बैक करके सुनना पड़ती हो तो ज़रूर सुन लिया करें। एक बात को समझ में नहीं आई तो दूसरी दफ़ा दोबारा सुन लिया, उससे ज़रा बेहतर समझ में आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।